दोस्तों आपका यथा लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर स्वागत है। और हमारा जो टॉप 1000 प्रश्न का सीरीज चल रहा है, कौन सा सीरीज है? साइंस का सुपर फास्ट रिवीजन। ठीक है, तो आज का जो क्लास है पार्ट 2 है। पार्ट 1 का जो हमने क्लास लिया है वो अपलोड हो गया हमारे प्ले लिस्ट में, और आप उसे जा करके वहां से देख करके रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना। और हमने कल जो क्लास लिया था 20 क्वेश्चन का वो था हमारा, तो आज हमारा 21 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एक सेकेंड मार्कर ले लें। ठीक है, निक्टोलोपिया यानी रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन B12 एंड विटामिन डी। तो जो इसका सही आंसर है आपका हो जाएगा रतौंधी, विटामिन ए के कमी के कारण होता है। और रतौंधी याद रखिएगा, ये अगर आयरन की कमी भी हो जाती है तो विटामिन ए के कारण तो होता ही है, लेकिन अगर आयरन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो उसे भी रतौंधी का रोग होता है। ठीक है, इसके लिए डॉक्टर हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां डॉक्टर खाने के लिए बोलता है, क्योंकि हरी जो भी पत्तेदार सब्जियां होती है इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है और विटामिन ए भी अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है। आप लोग फटाफट रिवीजन करते रहिए और इसका आंसर देते रहिए आप लोग भी। विटामिन ई से संबंधित कौन सा पदार्थ है? टेकोफेराल, बायोटीन, कैल्सीफेरॉल एंड नेप्थोक्विनोन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा टेकोफेराल। क्या है आपका? विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेराल। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी होती है तो जो प्रजनन क्षमता होती है उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बायोटीन क्या है? ये आपका विटामिन B7 है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल क्या है आपका? विटामिन डी है। ओके, तो और आपका एक दिया हुआ है निप्थोक्विनोन। तो आपका ये कौन सा विटामिन है? विटामिन के। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 23 में क्या है? डैश में प्रचुर मात्रा में विटामिन, ओके, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनाइड, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पाद, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग एंड ऑप्शन डी है साबुत अनाज। ठीक, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गहरे हरे जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जितने आपके क्वेश्चन में ये सारे लिखे हुए हैं ये सभी आपके हरे पत्तेदार सब्जियों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप जो सोया पालक का साग होता है और भी जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उन सब का अगर सेवन करते हैं तो आपको ये सारी चीजें जो मिनरल्स आपको लिखी हुई हैं वो उसमें मिलेंगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। बेरी जैसे कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी में कौन सा और रास्पबेरी में कौन सा खनिज, ठीक है, खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए है आयरन, मैग्नीज, आयोडीन, कैल्शियम। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बी मैग्नीज। मैग्नीज में ये जो इतने जो आपको कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी दिखाई दे रहे हैं बेरी में, उन सब में क्या मिलता है? मैग्नीज मिलता है। और मैंने आपको बताया ही आयरन हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। अच्छा, हरी पत्तेदार सब्जियों से भी ज्यादा आयरन किस में होता है? सेब में होता है। ठीक, सेब में होता है, क्योंकि आप देखते होंगे अगर ये सेब होता है, सेब को अगर आप आधा काटिए छोड़ दीजिए तो उसका जो काटा हुआ जो भाग होता है ना धीरे धीरे भूरा हो ब्राउन कलर का हो जाता है, वो आयरन के कारण होता है। ठीक है, आयोडीन, आयोडीन किसमें मिलता है आपको? नमक में, NaCl। ठीक, कैल्शियम किसमें मिलता है? कैल्शियम बताइए किसमें मिलेगा कैल्शियम? अगर हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम और फास्फोरस, अगर कैल्शियम और फास्फोरस की बात करें तो ये दोनों किसमें पाए जाएंगे? ये दोनों पाए जाते हैं आपके प्याज में। ठीक है, प्याज में भी इनका
अधिक मात्रा होता है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि प्याज में जब प्याज काटते समय तो कुछ उसमें तिरछड़ा महसूस होती है, हमारे आंखों से आंसू निकलता है, वो किसके कारण होता है? पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है गोनेड्रोपिन हार्मोन, ठीक है, ऑप्शन बी है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड ऑप्शन डी है सोमेटोस्ट्रोपिन हार्मोन्स। ठीक, तो अगर हम बात करें, आप लोग इसको बहुत ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, अच्छा ये इस हम हार्मोन को वृद्धिकर हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सा हार्मोन बोलते हैं? वृद्धिकर हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, वृद्धिकर हार्मोन। ठीक है, और ये कहां से निकलता है? ये आपका पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, कहां से निकलता है? आपका पीयूष ग्रंथि से निकलता है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ओके, अब इसमें जो आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन किस प्रकार का हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन ये दुग्ध ग्रंथियों से स्रावित होता है ना, ऑक्सीटोसिन दुग्ध ग्रंथियों से स्रावित होता है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन किस प्रकार का हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरॉन एक प्रकार का सेक्स हार्मोन है, यानी लिंग हार्मोन है, और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है ये फीमेल में होता है। ठीक, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होता है? फीमेल में होता है। जब जैसे अगर कोई लेडी जब वो ऐसे गर्भवती प्रेग्नेंट होती है, जब कोई लेडी, तो जब बच्चे का जब बेबी जब बर्न होने वाला होता है, तो उस टाइम प्रसव जो होता है, प्रसव जब पीड़ा होती है, तो उसमें यह सहायक होता है प्रोजेस्टेरॉन, है ना, यानी बच्चे को जन्म देने में प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है ये सहायक होता है। ठीक, तो कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा, है ना। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या होता है? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी एक प्रकार का सेक्स हार्मोन ही होता है, और ये मेल से रिलीज होता है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, क्वेश्चन है हमारा 26 है, इंसुलिन एक प्रकार का है, मतलब इंसुलिन क्या है? हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, नमक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। और याद रखिएगा इंसुलिन हार्मोन के साथ साथ एक प्रकार का प्रोटीन भी है। ठीक है, इंसुलिन प्रोटीन और हार्मोन दोनों है। ये अग्न्याशय की बीटा सेल से निकलता है, यानी बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन, है ना। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और हमारा अगला क्वेश्चन है हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? देखिए हमें अभी आपको हम बताए थे अग्न्याशय के द्वारा निकलता है, अग्न्याशय के बीटा सेल से निकलता है, अभी हम आपको बताए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर हुआ ना? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजोन, एंड्रोजोन, ऑक्सीजन एंड इंसुलिन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एंड्रोजोन। ठीक, एंड्रोजोन क्या है? एक स्त्रीजनक हार्मोन है। आगे चलिए, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं, तो पीयूष ग्रंथि में, थायराइड में, कि अग्न्याशय में, कि अधिवृक्क में। तो आप याद रखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि ये जो दोनों कार्य होते हैं ये आपके अग्न्याशय में होते हैं, क्योंकि अग्न्याशय को हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, कौन सा होता है? ये मिक्स ग्लैंड होता है। मिक्स ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि, और मिश्रित ग्रंथि में क्या होता है? जो अग्न्याशय एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि, और इसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार के कार्य करता है। इसके साथ साथ अग्न्याशय से हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव होता है, इसीलिए अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ठीक, चलिए हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, 30 था ना, हाँ 30 नंबर क्वेश्चन 29 हो गया है। ठीक,
प्यूस ग्रंथि पाई जाती है? मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क के निकट, कहीं नहीं। तो जो आपका सही आंसर है मस्तिष्क के अंदर, क्योंकि जो आपका ब्रेन है, ब्रेन में एक गड्ढा है होता है, उसी गड्ढे में ये पीयूष ग्रंथि होती है, उसी में मैनेज होते हैं, यानी उसी में स्थित होती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, कहाँ? मस्तिष्क के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका आंसर दीजिए, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय या अवटु ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि या टेस्टिस ग्रंथि? तो जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, अवटु ग्रंथि को हम कौन सी ग्रंथि कहते हैं? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अच्छा, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि। आपको क्वेश्चन हमारे अच्छे लग रहे होंगे, आप लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिए, है ना। आप लोग कभी कभी ऐसा होता है वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। तो आपने छोटी, जो सबसे छोटी ग्रंथि है मानव शरीर में, आपने देखा पीयूष ग्रंथि, बड़ी ग्रंथि अवटु, और ये जो अग्न्याशय है ना, ये सब दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर में। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्न्याशय। क्लियर हुआ ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर, देखिए क्या है। 32 में है, मनुष्यों के किस अंग में परिहद यानी कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है? ठीक है, मस्तिष्क, हृदय, गुर्दा, फेफड़े? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हृदय। ठीक है, अच्छा धमनी क्या होती है? धमनी हृदय से ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है और धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। जैसे हृदय में ऑक्सीजन भरा रहता है ब्लड में, और जब हार्ट यानी हृदय पंप करता है ब्लड को, तो वो ब्लड धमनी के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचता है, जिससे हमारी कोशिकाएं क्या करती हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकती हैं और वो सर्वाइव करती हैं। तो ये धमनी के द्वारा होता है। तो किसमें होती हैं? हृदय में होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33। मानव का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है? दाहिना नीलय, बायां नीलय, बायां अलिंद, दाहिना अलिंद? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बायां अलिंद। ठीक है, चलिए 34 को बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? वोमार, मैलियस, स्टेपिस, इनकस? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपिस। ठीक है, चलिए आंसू का पीएच मान कितना होता है? इसके बारे में पूछ रहा है। 6.5, 8.5, 6.0 एंड 6.3। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.5। आंसू का पीएच वैल्यू होता है 6.5। क्लियर हुआ ना? आगे बढ़ते हैं। आंसर लोग जल्दी जल्दी करते चलिए, आप लोग भी, है ना। देखिए, उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर होने की स्थिति को प्रिय डायबिटीज कहते हैं। ये थोड़ा सा इशू है, मिसप्रिंट है ये प्रिय डायबिटीज होता है। क्या होता है? ये कह रहे हैं, अगर जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का उपवास है, ठीक है, तो जब वो खाना नहीं खाता है, यानी उपवास के जब अवस्था में रहता है, तो उसके बॉडी में कुछ ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। तो वो किस कारण से होती है? चाहे या फिर जो ये प्री डायबिटीज होता है, तो उसका ये मेजरमेंट पूछ रहे हैं कितना होता है उसमें ग्लूकोज का। तो ऑप्शन ए दिया हुआ 75 से 100, 50 से 75, 100 से 125 या 25 से 50। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 100 से 25, है ना। 100 से 125 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये आपका रक्त शर्करा का स्तर कह रहा है जब व्यक्ति उपवास की अवस्था में होता है।
ओके, जब उपवास की अवस्था में रहेगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ग्लूकोज की थोड़ी सी कमी होगी, तो उस टाइम में जो ग्लूकोज की कमी होती है उसे प्री डायबिटीज कहते हैं। तो उस टाइम में जो ग्लूकोज होता है 100 से 125 मिलीग्राम डेसीलीटर होता है। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में हम अपने शरीर में जो ग्लूकोज होता है उसको मेजरमेंट करते हैं। क्लियर हुआ ना, आई बात समझ में, आगे बढ़िए। हाँ, एक चीज और है, वो हो गया था आपका प्री डायबिटीज। तो ये आपका डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज क्या होता है? देखिए, जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है यानी उपवास के बाद, ठीक है, उपवास के बाद जब ग्लूकोज की मात्रा होती है तो उसे हम कहते हैं डायबिटीज। तो उपवास के बाद कितने मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर आपका ग्लूकोज हो जाता है, तो वो ग्लूकोज हो जाता है आपका 140 से, ठीक है, 140 से 199, इतना आपका ग्लूकोज बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब इतना ग्लूकोज बढ़ जाता है तो उस टाइम पे जो अवस्था होती है वो डायबिटीज की हो जाती है, डायबिटीज की हो जाती है। ठीक है, चलिए, रक्ताल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिका का निर्माण नहीं कर पाता, है ना, अप्लास्टिक के वजह से या फिर कैरियन की वजह से या फिर हेलिको की वजह से या लस्सा। तो जो इसका सही आंसर है आपका हो जाएगा अप्लास्टिक। ठीक है, रक्ताल्पा एक बीमारी होती है व्यक्ति के शरीर में, जो इसमें बताया भी है, क्वेश्चन में कहा कि इसमें जो रक्त यानी जो आरबीसी की मात्रा होती है ना, आरबीसी कम हो जाती है। ठीक है, रक्ताल्पा ये हिंदी इसका रूप है, इसका ही मतलब होता है एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया को हिंदी में कहते हैं रक्ताल्पता, यानी आरबीसी या ब्लड की मात्रा कम हो जाना। ओके, चलिए फटाफट आंसर करते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है, डेंगू, जीका, चिकनगुनिया, दाद? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रिंगवॉर्म, यानी दाद। दाद किससे होता है, कवक से होता है, कवक यानी फंगस, समझ रहे हैं। और बाकी ये तीनों जो हैं ये कौन से ये होते हैं, ये वायरस के कारण होते हैं, वायरस से होते हैं ये। और आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 39, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? कौन सी बीमारी किसके द्वारा फैलती है? ये जीवाणु होगा यहाँ पे, ठीक है, जीवाणु होगा, है ना। इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा आप लोग। तो 6 दिया है, पीलिया दिया है, डिप्थीरिया और हैजा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 6। 6 को ही हम टीबी कहते हैं, टीबी। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस होता है ये, और ये जो होता है किसके कारण होता है, जीवाणुओं के संक्रमण के कारण होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। बीसीजी के बारे में पूछ रहे हैं। बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? डिप्थीरिया, क्षय रोग, टिटनेस, खसरा। तो उसका सही आंसर आपको हो जाएगा क्षय रोग। अभी आपको हम बताया क्षय रोग को ही टीबी कहते हैं, और टीबी में बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाता है। क्लियर, चलिए 41 क्वेश्चन है, बीसीजी टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? पोलियोमाइलिटिस, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनेस, कुकुर खांसी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी कहते हैं। इसका जो जीवाणु होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, क्या है, माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम जीवाणु से टीबी यानी जो क्षय रोग होता है, और इसमें जो वैक्सीन लगता है आपको बीसीजी का वैक्सीन लगता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है वैक्सीन के बारे में। अभी आगे और आपको वैक्सीन से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें 40 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए निम्न में से रेडियो आइसोटोप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है, यहाँ पे आपका दिया है CO60 एंड U235 एंड TS231 एंड PU239।
तो इसका सही आंसर है आपका हो जाएगा CO, क्या है CO60। CO60 क्या है आपका कार्बन 60, इसके द्वारा आपका कैंसर के ट्यूमर का इलाज किया जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर है 43। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा, लीवर, फेफड़ा, अस्थियां। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्लीहा। ठीक है, जैसे अगर देखेंगे मलेरिया रोग में आरबीसी की संख्या कम होने लगती है। ठीक है, आरबीसी कम होने लगता है, और जब आरबीसी कम होता है तो किसको प्रभावित करता है? प्लीहा को। तो इसी कारण से प्लीहा मलेरिया रोग से क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। और याद रखिएगा जो मलेरिया होता है इसमें जो आपकी जो प्लेटलेट्स होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, व्यक्ति के शरीर में, जिसके शरीर में ये मलेरिया जब रोग हुआ उसके शरीर में जो प्लेटलेट्स होता है उसकी संख्या कम हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 44। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में एक है, क्या है? वायरस है कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरियम या हेलमिंथ? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? वायरस। वायरस के कारण आपका होता है हेपेटाइटिस बी। ठीक, चलिए 45 क्वेश्चन है नंबर। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा, क्लोम, यकृत, आंत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फेफड़ा। ठीक है, सही आंसर देते रहिए आप लोग क्वेश्चन का। हाँ ठीक है, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, पित्त ज्वर? आपसे ये विडाल परीक्षण के बारे में पूछ रहे हैं, और जो विडाल परीक्षण होता है आपका टाइफाइड में किया जाता है। ठीक है, टाइफाइड में। 47 क्वेश्चन है। 47 क्या है? अल्जाइमर रोग के बारे में पूछ रहे हैं। ये अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? गुर्दे, आंख, मस्तिष्क? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग एक्चुअली में क्या होता है? इसको एक नाम देते हैं हम डेमेंशिया। डेमेंशिया, डेमेंशिया रोग में ये होता है अल्जाइमर में कि जिस व्यक्ति को अल्जाइमर होता है तो उसकी जो मस्तिष्क की जो सेल होती हैं, ठीक है, जो मस्तिष्क की जो तंत्रिका तंत्र होती है वो प्रभावित होने लगती है ना। तो इसके कारण व्यक्ति की जो सोचने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगती है। यानी अब मनुष्य को, जिसको ये रोग होता है, उसे याद नहीं रह पाता कुछ, धीरे धीरे वो भूलने लगता है। तो ये अल्जाइमर से होता है, और किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। 48 नंबर है, रक्त कैंसर को कहा जाता है रेबीज, हाइपरमेटोपिया, ल्यूकेमिया? इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन सी, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में क्या होता है? WBC जो आपकी सेल होती है ना, ये ब्लड में इसकी संख्या कम हो जाती है, और जिसे हम ब्लड कैंसर का नाम देते हैं। ठीक, चलिए 49 क्वेश्चन नंबर हमारा। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? आंत ज्वर, प्लेग, डिप्थीरिया या फिर दमा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंत ज्वर। आंत ज्वर बैक्टीरिया के कारण नहीं होता एक्चुअली में। अगर आप देखेंगे तो ये किसके कारण होता है? पानी, खराब पानी जब पीते हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम होती है उसके कारण होता है आंत ज्वर, जिसे हम टाइफाइड भी बोलते हैं। ठीक है, टाइफाइड भी बोलते हैं आंत ज्वर को। ये किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है हमारे टाइफाइड। तो याद रखिएगा ये पानी, खराब पानी पीने की वजह से होता है टाइफाइड, ना कि आपके बैक्टीरिया की वजह से। तो इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में कई बार इस पर पूछा गया है, तो इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा। चलिए, और आज का हमारा जो सबसे लास्ट का क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन नंबर हमारा है। इसमें देखते हैं कौन क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अगेती झुलसा, ठीक, अगेती झुलसा से प्रभावित होती है? तो ऑप्शन में क्या है? आलू, चावल, गन्ना, गेहूं? तो इसे किसे प्रभावित करते हैं? ये आलू को। आलू में आप देखते होंगे जो उसकी पत्ती होती है ना आलू की, वो
जब ये रोग होता है ना तो वो झुलस जाती है, यानी धीरे धीरे सूखने जैसे हो जाती है और सिकुड़ जाती है। तो एक प्रकार का रोग होता है जिसे अगेती झुलसा रोग कहते हैं। ये किस में होते हैं? आलू में होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये आज का हमारा सेशन था काफी अच्छा लगा होगा और ये हमारी सीरीज काफी आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज आप लोग, फिर से एक बार कह रहे हैं, हमारी जो सीरीज आपके लिए चल रही है इसके हम लोग पूरा डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो हमारी वीडियो हैं और भी दूर इलाकों तक बच्चों को मिले, ताकि वो भी इस वीडियो को हमारे देखें, है ना। तो हम आपको फिर आपके साथ इसी सीरीज के परिप्रेक्ष्य में और नए क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आज का हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।